स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस मेरे इस ऑनलाइन क्लास में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? हमने पढ़ा था भारत में फल एवं खाद्य संरक्षण उद्योग का वर्तमान स्तर एवं संभावनाएं। अभी इस उद्योग का जो स्तर है वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं है, किंतु इस क्षेत्र में संभावनाएं अपरंपार हैं। अगर इस क्षेत्र को आप अपने कैरियर के लिए चुनते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपको कभी निराश नहीं करेगा। यह तो हो गई पिछले क्लास की बात। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो कुछ डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही है जो द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत यह प्रथम अध्याय है जिसमें हम सूक्ष्म जीव, उनका परिचय, वर्गीकरण और उनके विस्तृत अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, ध्यान दीजिए। सूक्ष्म जीव, तो स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब अत्यंत महीन, और जीव मतलब जिसके अंदर जीवन हो, अर्थात ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से न देख सकें, जिन्हें देखने हेतु हमें यंत्रों की मदद लेनी पड़े, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से हम जिन जीवों को देखते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। यही सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का प्रमुख कारण होते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा ही मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर में रोग उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन सभी सूक्ष्म जीव ऐसे ही नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए लाभकारी भी हैं। एक छोटा सा उदाहरण यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो खाद्य पदार्थों के मौलिक स्वरूप को परिवर्तित कर उन्हें पहले से ज्यादा गुणकारी और भोजन योग्य बना देते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। आगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा, अब उनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो सूक्ष्म जीवों को वायु के आधार पर और खाद्य के आधार पर बांटा जा सकता है।
वायु के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। पहला, वायु जीव, जिनको अंग्रेजी में एरोबिक कहते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते, अर्थात इनकी मौजूदगी वायु के बिना संभव नहीं है। दूसरे हैं अवायु जीव, एनारोबिक, अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीव जो बिना वायु के भी जीवित रहते हैं। तीसरा है विकल्पी अवायु जीव, यानी फैकल्टिव एनारोबिक, अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीव जो वायु में भी जीवित रहते हैं और बिना वायु के भी जीवित रहते हैं। अब खाद्य के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इसमें पहला है जीवाणु, अर्थात बैक्टीरिया। दूसरा है खमीर, यानी कि ईस्ट। और तीसरा है फफूद, जिसे इंग्लिश में मोल्ड कहते हैं। तो हमने सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण को भी देख लिया। अब आपकी स्क्रीन पे फफूद, हम अब फफूद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फफूद क्या होती है? फफूद एक सूक्ष्म जीव है जिसे कि कवक भी कहते हैं। यह एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म वनस्पति है जो पर्ण रहित होता है, पर्णहरित जिसमें नहीं होता है, अर्थात क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। इसीलिए यह स्वयं का भोजन बनाने हेतु दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहता है, अर्थात ये परजीवी होते हैं। यह नमी भरे वातावरण में उत्पन्न होते हैं, मतलब इनके फलने फूलने के लिए नमी महत्वपूर्ण है। नमी युक्त वातावरण इनको रास आता है। यह सफेद, काले, हरे, भूरे रंगों में रुई के फाहे जैसे, मतलब रुई के फाहे जैसी संरचना में खाने पीने की सड़ी गली चीजों पर उग आते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में भोज्य पदार्थ पर, ऐसे भोज्य पदार्थ जो नमी युक्त वातावरण में रखे गए हैं उनमें कुछ रुई जैसी संरचना उगाती है, जिन्हें घरेलू भाषा में भुकुड़ी लगना कहते हैं। लोग कहते हैं कि भुकुड़ी लग गया है। यह भुकड़ी ही फफूद है। वो सूक्ष्म जीव है जिनको कि हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखें तो हम उनकी संरचना और उनके बारे में जान पाएंगे। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि इनकी संरचना को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता है। इनकी जो शारीरिक रचना होती है वो धागे जैसी होती है। इन धागे जैसी संरचना को कवक सूत्र, जिसे कि हाइफी कहते हैं। यह जो धागे जैसी संरचना होती है ना, ये कवक सूत्रों से होती है और कवक सूत्रों को हाइफी कहते हैं। और इन्हीं कवक सूत्रों का समूह कवक जाल अर्थात माइसीलियम कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते हैं, जैसे फाइकोमाइसीट्स, और कुछ में पट होते हैं, जैसे एस्कोमाइसीट्स। साधारणतः माइसीलियम और हाइफी अलग अलग होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ विशेष रचनाओं में ये रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे आभासी मृदुतक तथा तंतुजटा। अब हम इनके जनन एवं स्थान परिवर्तन के बारे में जानेंगे। इनका जनन 3 प्रकार से होता है। पहला, वर्धी जनन।
जिसको अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, जिसको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम इन्हीं तीनों को थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो पहला है वर्धी जनन। इसमें कवक सूत्र लंबाई में बढ़ते हैं, कवक सूत्र अर्थात हाइफी लंबाई में बढ़ते हैं तथा किसी बाह्य शक्ति द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटने पर प्रत्येक भाग एक नए कवक को जन्म देता है। कभी कभी सूत्र पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, जो आइडिया कहलाते हैं। यह एक कोशीय होते हैं और अंकुरण के बाद नया कवक सूत्र बना लेते हैं। क्लेमाइडोस्पोर या मोटी भित्ति वाले काले स्पोर जो कवक सूत्र से बनते हैं तथा अंकुरण के बाद एक नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, ये 3 प्रकार से होता है। पहला चल बीजाणुओं द्वारा, यह चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं, मतलब कि इसके स्पोर चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं और अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। दूसरा अचल बीजाणु द्वारा, राइजोपस म्यूकर में एक बीजाणु धानी में अचल बीजाणु बनाती है जो नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। और तीसरा है कर्णा, जिसे अंग्रेजी में कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ये कवक सूत्र के अग्रभाग कर्णाधार पर उत्पन्न होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। अब तीसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है ना, ये फफूद में कम पाया जाता है, लेकिन इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा अर्धसूत्रण। यहां तक हमने फफूद और फफूद के जनन, मतलब फफूद का विस्तार किन तरीकों से होता है, इसके बारे में जान लिया। अब हम फफूद के लाभ और बारे में जानेंगे। तो पहला फफूद के लाभ के बारे में जानेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फफूद का प्रयोग एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में होता है। कुछ फफूद ऐसी भी हैं जो जीवाणुओं, बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है एस्पेरजिलस व पेनिसिलियम नामक फफूद का प्रयोग साइट्रिक अम्ल एवं पनीर उद्योग, मतलब पनीर बनाने के काम में इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है फफूद पौधों के पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब फफूद से हानि, इसमें पहला पॉइंट है फफूद दाद, खाज, खुजली जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। गले तथा कान में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इनके बीजाणु अर्थात स्पोर जैम, जेली, अचार, ब्रेड इत्यादि पर बिखरकर खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। रबड़ के समान का यह दुश्मन होता है, वह इसे पूर्णतया नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ चमड़े की सामग्री और कैमरों के लेंस को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि कहीं कुछ न समझ में आया हो तो आप बेझिझक मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का इंतजार रहेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।